हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने अपना एक और वीडियो लेकर, जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पेपर पर। स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शारीरिक शिक्षा एवं योगा पेपर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम, बीएससी बीएड और बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 4th ईयर में ये पेपर चलता है, उसके लिए भी ये उपयोगी है। दोनों ही बीएड के कोर्सेज और डीएलएड में भी ये पेपर चलता है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में यह एक स्पेशल पेपर के रूप में है और बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ये 4th ईयर का कंपलसरी पेपर है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एक तरह से बीएड में नया पेपर जोड़ा गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी अपने आप में नवीन है, नया है। और इस कोर्स में इस पेपर को जोड़ने का एक जो मकसद है वो यह भी है कि आज का समय। अब देखते हैं, चलो दोस्तों आगे चलकर हम इस पेपर में क्या है, इसकी फर्स्ट यूनिट आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें शिक्षा का क्षेत्र एक अथाह सागर के समान विस्तृत एवं गहरा है। इसकी सीमाएं कहाँ तक फैली है, इसका पता लगाना संभव नहीं है। ज्ञान तथा अनुभव के एक विशाल सागर में शिक्षा की खोज प्रारंभ करना एक प्रगतिशील कदम है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सकता है। शारीरिक शिक्षा में सर्वांगीण विकास अर्थात व्यक्ति का सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक तथा व्यक्तिगत विकास सम्मिलित है। शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों को विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं, जिसमें वे स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सक कर सकते हैं। एक समय शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रियाओं से जोड़कर देखा जाता था। यह एक पुराना समय था, अर्थात शारीरिक व्यायाम एवं कुछ खेल जो शारीरिक हरकतों के द्वारा संबद्ध थे। थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा प्रशिक्षण देकर, थोड़ा पसीना बहाकर जो शारीरिक क्रिया करवाई जाती थी, केवल इन्हीं क्रियाओं को शारीरिक क्रियाओं का खेल का अंग समझा जाता था। परंतु आज समय बदल गया है और बदलते समय में शारीरिक शिक्षा के इस पेपर ने क्या रूप लिया है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आप देख रहे हैं इस स्लाइड में भी एक्सरसाइज के बहुत अलग अलग तरीके, व्यायाम के बहुत अलग अलग तरीके दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कहा भी गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो हमने सब कुछ खो दिया है। और इसीलिए इस पेपर की इम्पोर्टेंस आज के समय में और बढ़ जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपनी अगली स्लाइड पर कि इस पेपर में और क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक समय था जब शारीरिक शिक्षा में केवल शारीरिक क्रियाओं को ही जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। अब समय बदल गया है, तो समय के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आ गया है। आधुनिक तथा नई नई शिक्षा पद्धतियों तथा नई शिक्षण तंत्र प्रणाली में बहुत अधिक विकास हो चुका है। आधुनिक और वर्तमान शारीरिक शिक्षा में न केवल विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, बल्कि उन्हें ऐसे मौके देना है जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने कौशल को विकसित करके अपने कृतित्व को क्षमता के अनुसार आवश्यक रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो सकें। वर्तमान युग में यदि किसी को भी किसी भी क्षेत्र में प्रगति करनी है तो बिना शारीरिक शिक्षा के ज्ञान के यह संभव नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यह कथन कितना सही है, इस बात का अनुमान हम खुद लगा सकते हैं, जैसा समय आजकल चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता के अनुसार ही शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक हो गया है। शारीरिक शिक्षा के अर्थ को किसी भी एक परिभाषा में परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन समय के साथ साथ शारीरिक शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव आया है। आज मनुष्य ने समाज व देश में आवश्यकता के अनुसार शारीरिक शिक्षा प्रणाली को भी स्वीकार किया है
या अंगीकृत किया है। जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा में बदलाव आता गया है, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के विद्वानों ने भी इसको समय समय पर आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ जानने के लिए हमें शारीरिक शिक्षा शब्द को सर्वप्रथम यह समझना होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शारीरिक शिक्षा शरीर से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कराती है। शिक्षा में जिस प्रकार बुद्धि तथा मस्तिष्क पर ज्यादा बल देकर इसे परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा में शरीर से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों, शारीरिक क्षमताओं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक शिक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शारीरिक एवं शिक्षा। शारीरिक शब्द का साधारण अर्थ है कि शरीर से संबंधित क्रियाएं, यानी हमारे व्यायाम, हमारे खेल और जिससे भी हमारा शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता हो, इस तरह की क्रियाएं शारीरिक शब्द से संबंधित है। यह शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट और शारीरिक स्वास्थ्य आदि के रूप में भी जाना जा सकता है। शिक्षा से अभिप्राय किसी कार्य विशेष के लिए किए जाने वाले दिशा निर्देश है। शिक्षा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने भी शिक्षा से संबंधित इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है, तो शिक्षा क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन से और मृत्यु तक चलती रहती है। हमें हर पल कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर आयु वर्ग में हम सीख सकते हैं। शिक्षा एक तरह से हमें दिशा निर्देश देती जाती है, हम सीखते जाते हैं और हमारे जो जीवन का पथ है उस पर आगे बढ़ते जाते हैं। शिक्षा एक कार्यकलाप है। शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, यह खेल के मैदान, पुस्तकालय अथवा घर में भी सीखी जा सकती है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं जो है, उनमें हम देखते हैं कि जेपी थॉमस ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि शारीरिक कार्यक्रमों या गतिविधियों द्वारा बालकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा है। तो जेपी थॉमस साहब यहाँ पर जो समझा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शारीरिक कार्यक्रम या गतिविधियाँ जो बालकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व के लिए दी जाती है, वह सभी क्रियाएं इसमें शामिल हैं और वही दी जाने वाली जो शिक्षा है वो शारीरिक शिक्षा है। तो यहाँ पर थॉमस साहब भी सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे हैं। कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा गतिमान अनुभवों द्वारा मनुष्य के भीतर के परिवर्तनों का समूह है। कैसिडी ने थोड़ी अलग तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है कि शारीरिक शिक्षा गतिमान अनुभव, जो अनुभव हमारे बदलते रहते हैं, मनुष्य के भीतर परिवर्तनों का एक समूह है, वही शारीरिक शिक्षा है। निक्सन एवं कजन्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा की पूर्ण प्रक्रिया का वह अंग है जिसका संबंध मांसपेशीय क्रियाओं से संबंध रखने वाली प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है। तो निक्सन एवं कजन्स ने जो परिभाषा दी है उसमें वह कह रहे हैं, उन्होंने मांसपेशियों पर जोर दिया है और इसमें शारीरिक शिक्षा को उन्होंने मांसपेशियों से जोड़कर इस बात को कहा है। इनके अनुसार जो बात है वो ये कि व्यक्ति में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और जो शारीरिक शिक्षा के तहत ही हो सकते हैं, यह संभव है, इस बात को उन्होंने इसमें रखा है। जेबी नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जो महत्वपूर्ण बड़ी मांसपेशियों से संबंधित प्रतिक्रियाओं से संलग्न हुआ है। यानी जेबी नेश जो कह रहे हैं वहां पर यह बात है कि ये शारीरिक शिक्षा जो है संपूर्ण शिक्षा का एक अंग है। ये सभी मानते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस परिभाषा में रखा है कि ये हमारी जो शिक्षा है उससे अलग करके हम इसको नहीं देख सकते हैं। शिक्षा का एक तरह से संपूर्ण जो शिक्षा है उसी का एक अंग है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो हमारी बड़ी मांसपेशियां हैं या हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको इससे संबंधित इसमें किया गया है। चार्ल्स ए ब्यूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग तथा उनका क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से संपूर्ण नागरिकों का इन क्रियाओं द्वारा विकास करना है, जिनका चयन उनके उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया गया है।
चार्ल्स से बूचर ने जो परिभाषा दी है उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है, जैसी कि नैयर साहब ने दी थी, कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी सभी विद्वानों ने यह बात जो है इसको तो स्वीकारा ही है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग है। इसीलिए इसको आपके सिलेबस में भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन इसका क्षेत्र जो है उसका उद्देश्य क्या है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक हर तरह से संपूर्ण उसका व्यक्तित्व का विकास करना, यह इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही, इस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही शारीरिक शिक्षा को हमारे इन जो कोर्सेज हैं इनमें सम्मिलित किया गया है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। अब आता है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। यानी बिना उद्देश्य के हम कोई कार्य जीवन में करते ही नहीं हैं। और जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इस पेपर को जो पढ़ते हैं उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य हैं। हमारी संपूर्ण शिक्षा के पीछे ही उद्देश्य है। और शिक्षा का उद्देश्य तो आप जानते ही हैं कि हम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, हम एक सुशिक्षित नागरिक बनना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। शिक्षा के अंदर जो हमें इस पेपर को जो सम्मिलित किया गया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नेतृत्व में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यानी शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ शारीरिक शिक्षा में बच्चों को जो ये शिक्षा दी जाती है तो उनको कई प्रकार के अवसर इसके तहत मिलते हैं। जैसे वो एक तरह से सैद्धांतिक तौर पे तो इस पेपर को पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रायोगिक तौर पर या प्रैक्टिकल की बात करें तो खेल के मैदान हो, चाहे वो कोई व्यायाम हो या अन्य जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई लेकिन अन्य जो क्रियाएं वो करते हैं, उसमें उन्हें कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता का विकास भी उनका होता है और उनको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखानी होती है। जैसे मान लीजिए कि वो कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें एक टीम का लीडर होगा, बाकी उसके मेंबर्स होंगे। जो टीम होगी उसका जो लीडर होगा या जो उसका कैप्टन होगा उसको अपनी टीम को एक तरह से कुशल नेतृत्व प्रदान करना होगा। और जो उसके खिलाड़ी होंगे बाकी अन्य खिलाड़ियों को उस जो टीम लीडर है या जो उनका कैप्टन है उसकी बात को मानना होगा और अपने खेल के नियमों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा, टीम स्पिरिट से खेलना होगा, तभी वो विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से जो आज के नागरिक हैं वो कल के हम कह सकते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता बनेंगे, विद्वान बनेंगे और कहीं ना कहीं नेतृत्व भी करेंगे। जब वो एक नेतृत्व करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई उन्होंने अभी की है, शारीरिक शिक्षा जो यहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें उनको कुशल नेतृत्व में ये सारी क्रियाएं उनका सहयोग प्रदान करेंगी। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है कुशल नेतृत्व की एक तरह से शिक्षा देना। अगला आता है जो हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य अनुभव देना है ताकि व्यक्ति समाज में सामंजस्य बिठाने के योग्य बने और एक अच्छा जीवन जिए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य में अनुभव कैसे आता है कि जब हम किस तरह की कोई गेम खेल रहे हैं या हम और कोई क्रियाएं कर रहे हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, उन क्रियाओं को करने में, जैसे कोई जयंती मना रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या और अन्य किसी प्रकार के व्यायाम कर रहे हैं या हम किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो उस समय हमें जो अनुभव मिलते हैं उन अनुभवों से हम ये सीखते हैं कि हम आगे जाकर के समाज में किस तरह से हम सामंजस्य बिठाएंगे और किस तरह से हम एक अच्छा जीवन जिएंगे। क्योंकि जब हम एक टीम में खेलते हैं तो हमें वहां पर भी अपनी सामाजिकता दिखानी होती है, क्योंकि हम एक टीम के मेंबर हैं तो हमें तालमेल लेकर चलना होता है। हमें अपने से बड़ों का और अपने से जो ऊपर हैं उनका आदेश का पालन करना होता है। जो हमारे साथ वाले हैं उनको भी हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, उनके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है और खेल के नियमों को भी हमें समझना है और उन नियमों के तहत ही हमें खेलना है। खेल में हमें कभी हार का सामना करना पड़ता है और कभी हम जीत जाते हैं। जब हार का सामना हम करते हैं तो इस तरह की परिस्थितियां हमारे आगे जाकर के हमारा जो जीवन होगा उसमें हमें अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हम कहीं पर जीतते हैं और कई बार हम कहीं पर हारते हैं। तो हम यहाँ पर ये सीखते हैं, ये अनुभव प्राप्त करते हैं कि हार कर हमें थक कर नहीं बैठना है। जो हारता है आगे जाकर वही जीतता है, जो प्रयास ही नहीं करता है तो वो हारता भी नहीं है और जीत तो उसे मिल ही नहीं सकती। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य अनुभव देना भी है ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके।
अगले बिंदु पर चलते हैं और वह है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य अधिकतम शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से संगठित विकास करना है। यानी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक तौर पे सुगठित बनाना या शारीरिक तौर पे सुदृढ़ बनाना नहीं है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, अन्य जो रूप हैं सभी को आपस में संगठित करके और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, यह शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। और इसीलिए इसमें यह प्रयास भी किया जाता है कि केवल शरीर पर ध्यान नहीं दिया जाए, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी जो सामाजिकता की भावना है, हमारी जो मानसिकता है, वो सभी सुदृढ़ हों और सभी लेवल पर हम एक तरह से हम ये कहेंगे कि मजबूत हों, ऐसी यहाँ पर कोशिश की जाती है। मानसिक तौर की हम अगर बात करते हैं तो जब हम खेलते हैं, अगर हम मानसिक तौर पर मजबूत हैं तो हम चाहे हार भी रहे हों, उस समय भी हम अपना हौसला नहीं खोते हैं और हमारा जो आगे आने वाला जीवन है उसमें भी ये मानसिकता हमारे बहुत काम आती है। हमें सकारात्मक रहते हुए, किसी चीज का दबाव नहीं झेलते हुए, बिना चिंता किए और आगे बढ़ते रहना है। आपके जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपको मानसिक तौर पर मजबूत होने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जब आपका अगले दिन पेपर है तो उससे पहले दिन आप बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, तो ऐसी चिंताएं हमें नहीं करनी है। तो शारीरिक जो शिक्षा है वह हमें मानसिक तौर पर भी मजबूत होने में मदद करती है। आगे देखते हैं अगला बिंदु कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास। वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जो विद्यालय स्तर है वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, सभी स्तरों पर इस पेपर को पढ़ाया जाता है और इसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि छात्र का ये जो शारीरिक वृद्धि का और विकास का समय भी यही है। तो इस समय अगर वह व्यायाम करता है, मानसिक तौर पे मजबूत होने की बात होती है, सामाजिकता की भावना उसको सिखाई जाती है, खेल भावना उसको सिखाई जाती है, देशभक्ति की भावना उसको सिखाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें उसे वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। तो शारीरिक वृद्धि की जो उम्र है उसमें अगर वो शारीरिक क्रियाएं भी करता रहे तो उसकी वृद्धि संतुलित रूप से होगी। इसीलिए शारीरिक वृद्धि और विकास में भी यह सहायक है। फिजिकल फिटनेस। विद्यार्थियों, फिजिकल फिटनेस किसे कहते हैं? जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहली बार जब आप किसी को देखते हैं तो आपके ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है वो उसकी फिजिकल फिटनेस का ही पड़ता है। वो बोलेगा तब हमें आगे जाकर पता चलेगा कि उसको कितना ज्ञान प्राप्त है या उसने किस उसका बौद्धिक लेवल क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है। लेकिन जब हम पहली बार देखते हैं तो हम उसे आउटर तौर पर ही देखते हैं और हम देखते हैं कि वो फिजिकल फिट है या नहीं। अगर कोई फिजिकल फिटनेस वाली बात आती है तो हमें वह व्यक्ति बहुत जल्दी ही प्रभावित कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको सिर्फ देखने मात्र से ही आप उनसे प्रभावित हो जाते हो। फिजिकल फिटनेस जो है उसको हम शारीरिक पुष्टि भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जो दैनिक जीवन में या दिनचर्या में हमारे जो काम करते हैं हम उसको बहुत ही आसानी से और सफलतापूर्वक कर सकें और हमें किसी प्रकार का दबाव या तनाव या थकान ना हो, तो हम उसे फिजिकल तौर पर फिट कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न खेल कौशलों का विकास। हाँ, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कुशलता तो होनी ही चाहिए और जब किसी छात्र को खेलने में अपनी रुचि है तो वो अपने उस खेल को सीखता है और आगे बढ़ता जाता है और एज ए करियर भी वो उसको अपना सकता है। तो जो खेल के कौशल हैं इनको विकसित करने में भी यह पेपर मदद करता है, क्योंकि इसको पढ़ने से और इसके अंदर प्रैक्टिकल करने से जब वो खेलता है तो उसे ये पता चलता है कि वो किस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेल सकता है और आगे जाकर वो कि उसमें अपना करियर भी बना सकता है या हमारे देश को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, किसी टीम का हिस्सा भी वो देश की तरफ से हो सकता है। तो खेल को खेल के देखता है और अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो अपने उन खेल की कमी को दूर करते हुए और अपने उसमें कौशल प्राप्त करके और अपना आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से विभिन्न खेल के कौशलों का विकास भी इसमें किया जाता है। अगला बिंदु है कि शारीरिक असमर्थता एवं विकलांगता से बचाव। शारीरिक असमर्थता और विकलांगता से बचाव, ये जो है इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है आपको दिखेंगे शुरू में तो बहुत अच्छे, लेकिन धीरे धीरे उनमें शारीरिक असमर्थता उम्र के पड़ाव के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो होती जाती है।
या विकलांगता भी नजर आने लगती है, जबकि वो जन्म से ऐसे नहीं होते हैं। उसका कारण यह हो जाता है कि वो जो है अपने शरीर को एक तरह से व्यायाम नहीं करते हैं, या शरीर में किसी तरह की हलचल वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, या वो एक एक तरह से कहेंगे कि शारीरिक क्रियाएं नहीं करते हैं। तो इससे धीरे धीरे उनके पूरे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगता है, और इससे वो कभी कभी शारीरिक तौर पर आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे जब चलते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि लंगड़ा के चल रहे हैं, पैर को सीधा रख के नहीं चल रहे हैं, या किसी से ज़्यादा देर तक चला भी नहीं जाता है, तो वो दूर से देखे तो विकलांगता भी नजर आने लगती है। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, उसमें बीमारियां होने लगेगी, तो विकलांगता भी नजर आने लगेगी। अगर हम ये पेपर पढ़ लेते हैं तो हमें ये अनुभव हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि जिस तरह से हमारे को पढ़ना जरूरी है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, उसी तरह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको शारीरिक असमर्थता और विकलांगता से बचाव के लिए भी उपयोगी बताया गया है। अगला जो उद्देश्य आता है वह है कि सामाजिकता का विकास। वो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि खेल में जब हम खेलते हैं या अन्य क्रियाएं जब हम करते हैं सामूहिक रूप पे, तो हमारे अंदर सामाजिकता का विकास होता है। हम अपना तो ध्यान रखते ही, अपने साथी का भी ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से हमारे में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। इससे अगला जो बिंदु है उद्देश्यों में, वह है खेल भावना का विकास। खेल भावना का विकास में यह आता है कि खेल भावना क्या है, कि हम खेलें और हमें जो हार मिली है या जीत मिली है उसे हम सहर्ष स्वीकार करें, और हमारे सामने चाहे हारने वाली स्थिति आ जाए या जीतने वाली, न तो जीतने वाली स्थिति में हम अति उत्साहित हो, न हारने वाली स्थिति में हमारा मनोबल गिरे, और हम खेल भावना के साथ बिना किसी चिंता के, बिना किसी दबाव के आगे बढ़ते जाएं, और जो भी उसका परिणाम हो उस मैच का या उस खेल का, उसे हम सहर्ष स्वीकार करें, चाहे वो हमारी हार हो या जीत हो। अगर हम जीत रहे हैं तो हमारी जो टीम हार रही है उसकी भावनाओं की भी हम कद्र करें, और अगर हम हार रहे हैं तो हम उस चीज से बहुत निराश ना हो, और अगली बार हम पूरे उत्साह के साथ दूसरे मैच के लिए तैयार हो जाएं, और हमारे जो असली जीवन है, रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है, जीवन दैनिक जीवनचर्या है, उसमें भी ये खेल भावना हमें मदद करती है। इसीलिए इस पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है खेल भावना का विकास। इससे हमारी जो मानसिकता है वह स्वस्थ होती है, हमारी सोच सकारात्मक होती है, और हम देशभक्ति की तरफ भी बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नैतिक गुणों का विकास, यानी जब हम खेल रहे हैं या हम किसी तरह के व्यायाम कर रहे हैं, या हमारा जो अन्य तरह से जो हमारा विकास हो रहा है, उसमें नैतिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हम अनैतिक कोई कार्य न करते हुए, किसी तरह की चीटिंग न करते हुए स्वस्थ रूप से हम खेलेंगे, तो हम चाहे हमारे सामने जीत हो या हार हो, हम यहाँ पर नैतिकता का ही प्रदर्शन करेंगे। नैतिक गुणों में सभी चीजें आ जाती है। क्या क्या है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ दगा नहीं करेंगे, हम अनुशासन में रहेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमारे अंदर भी जो बुराइयां हैं हम उनको दूर करते चलेंगे, और इस तरह के गुणों का विकास इस पेपर के द्वारा करने की कोशिश की जाती है। यही इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में भावनाएं हमारी बहुत तरह की हमारे अंदर होती है। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, काबू में करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। भावनाओं में हो सकता है कि हम अत्यंत हर्षित हो जाते हैं कभी, या अत्यंत चिंता में आ जाते हैं, या अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं, या अत्यंत निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों से बचते हुए, हमारी भावनाओं पर काबू रखते हुए हम आगे बढ़ते रहें बैलेंस व्यक्तित्व को लेकर, तो इसका भी प्रयास इसमें किया जाता है। तो भावनात्मक विकास भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उससे अगला है जो अगला बिंदु, कि देशभक्ति अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास। हाँ, देशभक्ति, क्योंकि हम खेलते हैं तो हम देश के लिए भी खेलते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर हमारा जो मानसिक और शारीरिक संतुलन है वो बना रहेगा, हमारी सोच सकारात्मक होगी, और हम जब खेलेंगे तो हम हमारी एक देशभक्ति की स्पिरिट से खेलेंगे, तो हमारे सामने जो टीम होगी उस समय हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना जगेगी, उससे हम आगे जाकर भी देशभक्त बने रहेंगे। हमारी जो आगे का जो जीवन है उसमें भी हम देशभक्ति को शामिल कर लेंगे,
और क्योंकि हम खेलते हैं या अन्य क्रियाएं करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये भी इस पेपर का एक पार्ट है, और शारीरिक क्रियाएं करते हैं और खेलते हैं, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं इन सभी में अनुशासन अति महत्वपूर्ण है। तो देशभक्ति और अनुशासन दोनों की प्रवृत्ति का विकास इसमें करने की कोशिश की जाती है, और यह एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है उचित मनोरंजन एवं स्वस्थ मानसिकता का विकास। उचित मनोरंजन, जब हम खेलते हैं या अन्य व्यायाम करते हैं, अन्य क्रियाएं करते हैं या योगा प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, तो हम जो ये कार्य करते हैं शारीरिक तौर पर, तो इनसे हमारा मनोरंजन होता है, हम हमारा मन लगा रहता है और हमारे अंदर एक स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। हम हर जो सोच हमारी जो है आगे जाकर सकारात्मक होती जाती है। इससे अगला जो बिंदु है उद्देश्यों में, वह है कि शारीरिक मानसिक समन्वय का विकास। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर हमारा संतुलन बना रहे। इन दोनों में संतुलन होगा तो हम जो भी कार्य जीवन में करेंगे वो हम बहुत ही ठीक प्रकार से, बहुत ही कुशलता पूर्वक कर सकेंगे। तो शारीरिक तौर पर जब हम क्रियाएं करते हैं तो शारीरिक तौर पर हम मजबूत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर क्योंकि हम खेलते हैं हमारी सोच सकारात्मक होती जाती है, हम हार को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, हार जाने से भी हम निराश नहीं होते हैं, तो हम मानसिक तौर पर भी मजबूत हो जाते हैं और शारीरिक और मानसिक संतुलन हमारा बना रहता है, और इसीलिए शारीरिक और मानसिक समन्वय का इसमें विकास हो जाता है। तो इस तरह से इसका एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है कि हम मानसिक तौर पर मजबूत हों, शारीरिक तौर पर भी मजबूत हों, और उन दोनों में हमारा संतुलन बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। अगला है उद्देश्यों में जो अगला बिंदु कि नेतृत्व के गुणों का विकास। जैसी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि परिभाषाओं में हमने देखा था कि जब हम खेलते हैं या हम किसी टीम का हिस्सा होते हैं या हम और अन्य कोई क्रियाएं करते हैं, अन्य पाठ्यसेगामी क्रियाएं भी करते हैं, या अन्य खेल के मैदान में जाकर हम खेलते हैं, या हम कोई मैचेस वगैरह खेलते हैं, या हम योगा प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, या इस पेपर को हम जब वहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें हर तरह के हमारे विकास की कोशिश की जाती है। तो ऐसे समय में जो अभ्यास छात्रों को विद्यालय स्तर से करवाया जाता है तो उसमें ये कोशिश की जाती है कि उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो, क्योंकि जो आज के भावी बाल, आज के जो नागरिक हैं वो कल के कर्णधार हैं, हमारा देश उन्हीं को चलाना है। तो उस समय ये जो नेतृत्व के गुण हैं वो बहुत ही उपयोगी होंगे और आगे जाकर वो एक बहुत ही अच्छे लीडर बन सकेंगे। इस तरह की कोशिश भी इस पेपर के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से छात्रों हमने देखा शारीरिक शिक्षा जो पेपर है उसके उद्देश्य। अब हम देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र या स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी तो हम इन बिंदुओं से देखेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला बिंदु है वह है खेल कूद संबंधी क्रियाएं। यानी हम ये कह रहे हैं कि पुराने समय में तो इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही बात की जाती थी खेल कूद संबंधी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के समय में इनको हटा दिया गया है। यानी इसका जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आज भी यही है कि खेल कूद संबंधी क्रियाएं इसमें किया जाता है या करवाई जाती है। अगला जो बिंदु इसमें आता है, खेल कूद की जब हम बात कर रहे थे तो हम ये भी कह सकते हैं उसमें कि व्यायाम के द्वारा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त किया जाता है बल्कि प्रत्येक उम्र के व्यक्ति मनोरंजन भी इसमें करने के लिए खेल खेल सकते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार भी खेल को चुनकर इससे लाभ प्राप्त करता है। लयबद्ध खेलों में रिदम या स्ट्रोक पर वो कई तरह के खेल खेल सकते हैं। इसी प्रकार इसमें लोकगीत, अगला जो बिंदु है वह आता है लोकगीत एवं लोक नृत्य। लोकगीत और लोक नृत्य में हम ये कहते हैं कि आज के आधुनिक युग में युवाओं में लय व ताल पर एरोबिक्स व्यायाम की प्रसिद्धि हो चली है। यह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता है। इसका प्रचलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ के जो लोक नृत्य हैं उनको या लोक गीतों को एक नया रूप दे करके और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और हमारे जो हम ये कहेंगे कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी जो भावी पीढ़ी है वो ये भूलती जा रही है कि हमारे क्या लोकगीत थे, हमारे क्या लोक नृत्य थे, उनसे वो एक तरह से अनभिज्ञ हो गए हैं। तो उनको इससे परिचित करा के और आगे मनोरंजन
तो है ही, और साथ में शारीरिक क्रियाएं करने में भी ये काम आते हैं, और इस तरह से इनको भी एक इसके क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला जो बिंदु इसमें आता है कि जिम्नास्टिक नृत्य और एरोबिक व्यायाम। आज के जो युवा हैं वो एरोबिक व्यायाम को ज़्यादा पसंद करते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ये बहुत ही बड़ी सफलता है। इसका प्रचलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। वैसे जिम्नास्टिक क्रियाएं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय महत्व रखती हैं। इस क्रिया में ताल पर और बिना संगीत के दोनों रूप में क्रियाएं की जाती है। इससे शरीर लचीला और संतुलित बनता है। यह एक विश्व प्रसिद्ध व्यायाम क्रिया भी है। शारीरिक शिक्षा में इस व्यायाम का एक बहुत ही महत्व है, और जो आज के युवा हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरह के एरोबिक व्यायाम करते हैं। और जिम्नास्टिक्स जो है वो शरीर को लचीलापन प्रदान करता है और मनोरंजन तो है ही। तो यह भी अपने आप में एक जिम्नास्टिक भी अपने आप में एक इस तरह का खेल है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। अगला जो इसके क्षेत्र में आता है वह है कि आधारभूत सामान्य व्यायाम। हम सामान्य व्यायाम को नहीं भूल सकते हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। मान लीजिए हम एक नई पीढ़ी में नहीं है, या हम किसी मध्यम आयु स्तर में हैं, तो भी सामान्य व्यायाम हमारे काम आते हैं। यानी हम बचपन से ही अगर जो सामान्य व्यायाम है उनको सीखते जाते हैं, तो कोई भी क्रिया करने से पहले हम सामान्य व्यायाम करें और उसके बाद हम अन्य क्रियाएं करें। तो इसके क्षेत्र में इसको भी सम्मिलित किया गया है। अगला है सुधारात्मक शारीरिक क्रियाएं। सुधारात्मक शारीरिक क्रियाओं में वे क्रियाएं आती हैं जो हमारे शरीर से संबंधित एक्सरसाइज हमको करवाते हुए हमारे शरीर को एक तरह से सुधारते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से इसमें ये जो है सुधारात्मक शारीरिक क्रियाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे है आत्मरक्षार्थ क्रियाएं। आत्मरक्षार्थ क्रियाओं में वे क्रियाएं आती हैं जो हम ये कह सकते हैं कि हमें जैसे हमारे रक्षा के लिए हमें जो काम आती है, इस तरह की ट्रेनिंग अगर बच्चों को बचपन से दी जाए तो आगे जाकर वो एक तरह से स्वयं की सुरक्षा तो करेंगे और उनका शारीरिक जो सक्रियता है वह भी बनी रहेगी। तो इस तरह से उनकी आत्मरक्षार्थ क्रियाएं भी इसमें शामिल है, जिसमें कराटे और इस तरह के गेम आजकल ज़्यादा बच्चों को सिखाए जाते हैं। अगली है यौगिक क्रियाएं एवं आसन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के ज़माने में इसकी आवश्यकता भी है। आज की जैसे हमारे जीवन दिनचर्या है उसमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है। और इसमें आता है कि यौगिक क्रियाएं यानी योग से संबंधित सभी क्रियाएं और सभी आसन इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और ये सभी सिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि बालक ये इस तरह की जो यौगिक क्रियाएं और आसन है ये अपने विद्यालय स्तर पर ही सीख जाए और आगे जा कर के एक तरह से बहुत ही स्वस्थ जीवन को जी सके। अगला इसमें आता है मनोरंजनात्मक क्रियाएं। मनोरंजनात्मक क्रियाओं में व्यक्ति को निरंतर कार्य करते रहने से उसमें शारीरिक और मानसिक थकान आने लगती है। आपने भी देखा होगा कि आप जब रोजाना का काम करते हैं तो आप एक ही एक डेली रूटीन से थक जाते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता होती है जिससे कि उस थकान को वो कम कर सके। अब वो कैसे करेंगे कि मनोरंजनात्मक क्रियाओं के द्वारा थकान को कम या दूर किया जाता है। इन मनोरंजनात्मक क्रियाओं में छोटे खेल, घूमने जाना, पिकनिक या छोटी-छोटी प्रतियोगिताएं, व्यक्तिगत तौर पर जो प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। और ये कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अब व्यापकता से मनोरंजन को भी शामिल किया गया है। आगे जो अगला आता है वह है कि योग, आसन एवं छोटे खेल। योग और आसन की बात हम पहले भी कर रहे थे कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता की वृद्धि में योग एवं आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग हमारे देश की ही देन है जो आज पूरे विश्व में फैल गया है। इसका महत्व आदिकाल से देखने को मिलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसका एक उदाहरण आपको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इस सांस्कृतिक देन के द्वारा आज वर्तमान युग में भी इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में किया जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों द्वारा कई तरह के रोगों का निवारण भी किया जाता है। यानी ये किसी स्पेशल बीमारी के लिए किसी विशेष आसन का महत्व है।
अगर हम वो सीख जाएं तो हम उस बीमारी से कुछ हद तक निजात पा लेते हैं। छोटे खेल में वे छोटे छोटे खेल जो कम समय में खेले जा सकते हैं, इन्हें छोटे अथवा पूरक खेल भी कहा जा सकता है। ये खेल बहुत ही सरल होते हैं और छोटे बच्चों को ये खेल बहुत ही भाते हैं। इन खेलों के नियम बहुत ही सरल होते हैं। इन खेलों को दो या दो से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। इसे समूह बनाकर या दो टीमों के द्वारा भी खेला जा सकता है। इन खेलों में कछुआ दौड़, चूहा बिल्ली, हाथी चाल और इस तरह के कुत्ता और हड्डी, सियार कितना बजा और विभिन्न प्रकार की रिले रेस और इस तरह के छोटे छोटे खेल इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे खेल भी इसके क्षेत्र में आते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उनमें ब्लूम ने जो लक्ष्य बताए हैं वो क्या है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। तो इस जो ये कथन है इसका एक तरह से क्या अर्थ हुआ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि गीता का महत्व यहाँ पर कम हो गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीता तो हमें हमेशा से हमारे एक तरह से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन गीता के साथ साथ हमें फुटबॉल के मैदान की यानी शारीरिक व्यायाम की और खेलों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे शारीरिक तौर पर निष्क्रिय होती जा रही है और इस तरह से इसे हमें एक तरह से शारीरिक तौर पर सक्रिय बनाने के लिए ऐसे मैदान होंगे तो फिर हम एक तरह से खेलों की तरफ प्रेरित होंगे, शारीरिक क्रियाएं भी करेंगे और मानसिक तौर पर भी मजबूत होते जाएंगे। जो ब्लूम ने उद्देश्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के या लक्ष्य बताए हैं, उद्देश्य और लक्ष्य हम ये कह सकते हैं वो पहला जो इसमें आता है वह है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास की बात हम पहले भी कर रहे थे कि सर्वांगीण विकास को इसमें एक तरह से इसका एक उद्देश्य है और ब्लूम ने इसे और भी अधिक व्यापकता से इसको इसमें शामिल किया है और उन्होंने बताया है कि इसका जो उद्देश्य है वो बालक का एक तरह से सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक सभी तरह का विकास आ जाता है। अगला जो बिंदु है वह है ब्लूम के अनुसार शारीरिक बुद्धि और विकास, यानी शारीरिक बुद्धि नहीं है, ये शारीरिक वृद्धि और विकास आएगा कि शारीरिक वृद्धि के लिए भी इसकी आवश्यकता है और जो शारीरिक विकास हमारा होता है उसके लिए भी आवश्यकता है। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको विद्यालय स्तर पर जब वो होते हैं तो उनकी आयु जो उस समय होती है उस समय उनका शारीरिक वृद्धि का समय होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास में अगर वो शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो बहुत अच्छी उनकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है। तो शारीरिक क्रियाकलाप आवश्यक भी होते हैं क्योंकि आंशिक व्यवस्था और मानव शरीर की क्रियाकलाप के विकास में सहायक होते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास इसमें आएगा। अगला बिंदु है कि बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में शारीरिक क्रियाकलाप आवश्यक रूप से सीखने चाहिए, लेकिन बौद्धिक तंत्र के बल पर सोचने की आवश्यकता है जिसका परिणाम ज्ञान ग्रहण करना है। शारीरिक क्रियाकलाप बच्चे के वैज्ञानिक अंतर्मन, बौद्धिक और श्रेष्ठ विचारधारा का विकास परम आवश्यक है। बौद्धिक विकास होगा तो वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। शारीरिक विकास उसको शारीरिक तौर पे मजबूत बनाता है, लेकिन बौद्धिक विकास अगर उसका होगा तो मानसिक तौर पर भी वो आगे बढ़ता जाएगा, मजबूत होगा। भावनात्मक विकास अगला जो बिंदु है हमारा जो चौथे नंबर पर है, भावनात्मक विकास। ब्लूम महोदय ने अपने जो लक्ष्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के उसमें भावनात्मक विकास को भी रखा है, यानी शारीरिक शिक्षा भावनाओं पर नियंत्रण के अवसर उपलब्ध कराती है। खेल जीतना और हारना दोनों ही भावनाओं के नियंत्रण का क्षेत्र है। जब हम जीतते हैं तब हम अपने भावनाओं पर काबू रखें और जब हम हारते हैं तब भी। तो इस तरह से भावनात्मक विकास की बात ब्लूम साहब ने की है। अगला जो बिंदु आता है वह है व्यक्तिगत समायोजन। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को आत्माभिव्यक्ति का पूरा पूरा अवसर देती है और अपने कार्य के परिणामों से संतुष्टि देती है और उसे जीवन में व्यक्तिगत समायोजन के लायक बनाती है।
यानी शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को आत्माभिव्यक्ति यानी स्वयं को अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर देती है, और जो वो अपने कार्य कर रहे हैं उससे परिणाम उनको अच्छे मिले, वो संतुष्ट हो, उसका अवसर प्रदान करती है। और वो अपने जीवन में व्यक्तिगत समायोजन के लायक बनाती है कि हम समायोजन करते हुए आगे बढ़े। वैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति का जीवन जो है वो शुरू से लेके अंत तक समायोजन का ही एक पार्ट है। एक छोटा सा बालक होता है, वो अपने बचपन से समायोजन सीखता है और उसको मृत्यु तक समायोजित होना पड़ता है अपने जीवन के प्रत्येक भूमिका में। अगला बिंदु आता है ब्लूम साहब के अनुसार कि चारित्रिक विकास, सामूहिक प्रयास, टीम के प्रति वफादारी और मजबूत इरादे खेल और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सबूत है। ये एक अच्छे नैतिक चरित्र के विकास के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। इससे अगला आता है शारीरिक शिक्षा से सामाजिक समायोजन। शारीरिक शिक्षा प्रतिभागियों व अन्य के साथ मेल मिलाप का अवसर प्रदान करती है, जिससे हम सामाजिक गुणों के जैसे खेल भावना, ईमानदारी, मित्रता, भाईचारा, शिष्टाचार, आत्म अनुशासन, सहयोग और ऐसी संस्था के प्रति आदर की भावना जो व्यक्ति को सामाजिक समायोजन में सहयोग देने को सिखाती है। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक समायोजन भी सीखता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला जो बिंदु है कि शारीरिक शिक्षा से मानसिक विकास। हम मानसिक विकास की बात पहले भी कर रहे थे कि शारीरिक शिक्षा से मानसिक विकास भी होता है। अगला बिंदु है शारीरिक शिक्षा से न्यूरोपेशी का विकास। तो इसमें आ जाता है कि शारीरिक शिक्षा न्यूरोपेशी के विकास में भी सहायक है। उससे अगला बिंदु है कि शारीरिक शिक्षा से स्वस्थ संवेगों की अभिव्यक्ति, यानी हमारे जो संवेग हैं वो स्वस्थ हों और हम एक तरह से अपने आप पर काबू रखते हुए और आगे बढ़े। हमारे संवेग जो है उन पे कंट्रोल रखते हुए हम आगे बढ़े। हमारे संवेगों की जो अभिव्यक्ति है वो स्वस्थ हो। हम हर तरह से अपने संवेगों पर एक तरह से हम कहेंगे कि समन्वय बनाते हुए आगे चले, इस तरह की कोशिश इसमें की जाती है। शारीरिक शिक्षा से सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास की बात की जाती है तो जब एक टीम दूसरी टीम से मिलती है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से मिलता है, लोक नृत्य और लोकगीत की बात की जाती है, या एरोबिक्स की बात की जाती है, या एथलेटिक्स की बात की जाती है, या योग की बात की जाती है, या प्राणायाम की बात की जाती है, योगिक क्रियाओं की बात की जाती है, या छोटे छोटे खेलों की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सभी से जुड़ी हुई है और हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है और उसका विकास होता रहता है। इसमें शारीरिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शारीरिक शिक्षा से नेतृत्व के गुणों का विकास, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि नेतृत्व के गुणों के विकास में शारीरिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका एक लक्ष्य है कि आज का जो बालक है कल का वो नागरिक है और भविष्य का वो नेता है, देश को उसको चलाना है, तो नेतृत्व के गुण है उसको क्यों न विद्यालय स्तर से ही उसमें डाल दिए जाए। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला बिंदु है शारीरिक शिक्षा से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कैसा कि हम जब भी कोई किसी चीज को देखें तो हमारा जो नजरिया हो वो सकारात्मक हो, हम उस चीज को अपने आप को उस जगह पर रखकर देखें, हम अपनी भावनाओं के साथ दूसरे की भावनाओं की भी कद्र करें। हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो कि अगर हम जीत गए हैं तो हम हारने वाली टीम की भावनाओं की कद्र करें, अगर हम हार रहे हैं तो हम हार कर नहीं बैठ जाएं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। इस तरह से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास होता है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इस पेपर को बनाया गया है। शारीरिक शिक्षा से खाली समय का सही उपयोग। हमारे पास खाली समय होता है तो हम उस समय क्या करते हैं, खाली समय, वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, उस तरह से खाली समय जब होता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करें और हम सकारात्मकता की ओर बढ़े और हमारी रचनात्मकता भी बढ़े, हम उसका सही उपयोग कर सके। ये भी शारीरिक शिक्षा में सिखाया जाता है। शारीरिक शिक्षा से अच्छे नागरिक गुणों का विकास। अच्छे नागरिक के गुण, उसमें अनुशासन हो, उसमें आत्मीयता की भावना हो, वे दूसरों के एक तरह से दूसरों की मानसिकता का भी सम्मान करें और प्रजातांत्रिक गुणों का उसमें होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से उनमें जो जितने भी एक
सुयोग्य नागरिक के लिए या एक अच्छे नागरिक के लिए या एक प्रजातंत्र देश के जो प्रजातांत्रिक नागरिक है उनमें जो गुण होने चाहिए उन गुणों का विकास इसके द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। अगला बिंदु है शारीरिक शिक्षा से व्यवसाय के लिए रोजगार के अवसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शारीरिक शिक्षा हमें शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं और शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ इस व्यवसाय इस विषय के तहत हम इसे व्यवसाय के रूप में या रोजगार के रूप में हम एक तरह से काम में ले सकें या हमें ये एक रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। जैसे कि हम इस तरह से अ, आगे जाकर के इस तरह की डिग्री वगैरह लेकर के और जैसे बीपीएड है, एमपीएड है या खेल से संबंधित अन्य खेलों में अपने आप की कुशलता अर्जित करके और हमें उन्हें व्यवसाय के रूप में या रोजगार के रूप में हम उन्हें आगे जाके अपना सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है शारीरिक शिक्षा से मानसिक शांति। मानसिक शांति की आज हर किसी को तलाश है, हर किसी को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युवा है और चाहे वो वृद्ध है। शारीरिक शिक्षा से जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं, जब दोनों में संतुलन बना रहता है तो मानसिक शांति अपने आप से ही आ जाती है। और योगिक क्रियाओं को जब इसमें शामिल किया गया है तो योगिक क्रिया के द्वारा हम अपने जो पूरा मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रख सकते हैं और मानसिक शांति को कायम रख सकते हैं। अगला बिंदु आता है कि शारीरिक शिक्षा से रचनात्मकता का विकास। जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो हमारे अंदर रचनात्मकता और सकारात्मकता अपने आप से आने लगती है। हम जब योगिक क्रियाएं करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाधि करते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर जो हम हमारे अंदर विद्यमान जो हमारी एक तरह से हम कहेंगे गुण है उनको हम बाहर ला सकते हैं और हमारी रचनात्मकता का भी विकास होता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अभी तक हमने देखा शारीरिक शिक्षा के ब्लूम के अनुसार जो शिक्षा के शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। यदि विद्यालय में कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी तो समाज को भी अवश्य लाभ होगा। अतः समाज के स्वास्थ्य स्तर को स्वास्थ्य स्तर को देखते हुए उसे ऊंचा उठाने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किया जाए। यानी हमें विद्यालय स्तर से ही सचेत होना होगा। हम अपने आप को सचेत रखते हुए, विद्यार्थियों को सचेत करते हुए, उनके अभिभावकों को भी इस तरह की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाए। तो इसके लिए यदि बालकों के मस्तिष्क को सुदृढ़ करना है तो यह आवश्यक है कि शरीर को भी सुधार किया जाए। यदि बालक निरोग और स्वस्थ होंगे तो उनका मन पढ़ने में लगेगा, पढ़ने लिखने में वो पर्याप्त लगेगा और पर्याप्त मानसिक श्रम भी वो करने लगेंगे और शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर वो संतुलित होकर आगे बढ़ेंगे। उनमें सकारात्मकता बढ़ेगी, उनमें रचनात्मकता बढ़ेगी और वो आगे जाके एक बहुत ही सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे और अपने देश का नेतृत्व कर सकेंगे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। तो यूनेस्को की इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य शारीरिक शिक्षा और खेल की पहुंच दोनों का उनको मौलिक अधिकार में शामिल होना चाहिए कि उनको ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इसे अपना सकें। तो यूनेस्को में भी इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। इसमें जो बिंदु आते हैं उसमें है कि विद्यार्थियों में नागरिक के उत्तरदायित्व की भावना का विकास। इससे विद्यार्थियों में आगे जाकर के एक सुयोग्य नागरिक का जो वो रोल अदा कर सके, इस तरह के उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाएगा। विभिन्न अभिवृत्तियों का विकास, यानी उसके अंदर जो भी अभिवृत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की जो अभिवृत्तियां हैं या अलग अलग प्रकार की उसकी जो रुचियां हैं, उनका विकास भी इसमें करने की कोशिश की जाती है। अनपढ़ तथा अज्ञानी अभिभावकों को शिक्षित करना विद्यालय स्तर पर लागू करने का इसका उद्देश्य ये जरूर है कि जो कई जो माँ बाप हैं, जो अभिभावक हैं, वो अनपढ़ होते हैं या अज्ञानी होते हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो ऐसे में अनपढ़ और अज्ञानी अभिभावक जो होते हैं उनका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ खींचना और उनको शिक्षित करना, यह भी विद्यालय स्तर पर इसको लागू करने का
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी हमारे शरीर किस तरह से कार्य करता है, हमारे शरीर के अंग कौन कौन से हैं, हमें शरीर के अंगों की किस तरह से सफाई रखनी है, हमें शरीर के अंगों के स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से जागरूक रहना है, किस तरह से हम शारीरिक क्रियाएं करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर है शारीरिक तौर पर हम मजबूत रहेंगे। इस तरह से स्वास्थ्य विज्ञान की जो जानकारी है, बुनियादी जो जानकारी है, वो विद्यालय स्तर पर ही दे दी जाए तो विद्यार्थी आगे जाके और एक स्वस्थ नागरिक बना रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में कुछ जो जानकारी है, मोटी मोटी जो जानकारी वो प्रदान की जाती है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, विकास और सुधार, यानी मानसिक तौर पर उसे स्वस्थ बनाना और भावनात्मक तौर पर उसे स्वस्थ बनाना। बचपन में ही अगर उसके इस तरह के स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिया जाएगा तो आगे जाकर के वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन को निर्वाह कर सकेगा। तो मानसिक तौर पे मजबूत, भावनात्मक तौर पर स्वस्थ बना करके बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर दी जाती है। ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला बिंदु है स्वास्थ्य तथा बीमारियों की जानकारी, यानी स्वास्थ्य से संबंधित हमारे जो स्वास्थ्य है उसमें और हमारे जो बीमारियां तरह तरह की लग जाती है उन दोनों के प्रति भी यहाँ पर जागरूक बनाया जाता है और इस तरह की जानकारी बालकों को दी जाती है ताकि वो आगे जाके एक स्वस्थ जीवन जी सके और बीमारियों से एक तरह से जागरूक रह करके और बीमारियों का वो उन बीमारियों को वो कहीं आगे जाके उन बीमारियों से ग्रसित ना हो जाए, उन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सके, इसकी जानकारी भी यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। अगला आता है संवेगात्मक विकास, यानी जो बालक है उसके संवेगों पर एक तरह से नियंत्रण हो और वो अपने संवेगों को उनके संवेगों का विकास हो, संवेगों पर एक तरह का काबू पा सके और आगे बढ़ता जाए, संवेगों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता जाए। इस तरह का कोशिश इसमें विद्यालय स्तर से की जाती है, क्योंकि जो आज के बालक हैं वो कल के नागरिक हैं, भविष्य की जो नागरिक हैं वो एक तरह से बहुत अच्छा जीवन जिए और हमारे देश को भी आगे ले जाएं प्रगति के पथ पर। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय स्तर से ही जागरूक हुआ जाए। जब उनका शरीर स्वस्थ होगा तो अन्य कार्य भी कर पाएंगे। अगला जो बिंदु है कि अनुशासन में सहायक, क्योंकि खेल भावना जो है वो अनुशासन में भी कहीं ना कहीं सहायक होती है और खेल भावना से जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो वो तभी वहीं से वो अनुशासन को सीख लेता है। शरीर को सुंदर बनाने में सहायक, शरीर को सुंदर कैसे बनाया जाए, यानी आकर्षक है शारीरिक तौर पे तो वो शारीरिक क्रियाएं करेगा, व्यायाम करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा तो शरीर उनका सुंदर बना रहेगा। फालतू समय का उचित उपयोग, बालकों के पास भी कुछ समय जो फालतू होता है उसका वो उचित उपयोग रचनात्मक तरीके से कर सकें, इसकी भी कोशिश इसमें की जाती है। चरित्रवान बनाना अगला जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है कि चरित्रवान बनाना, बालकों के चरित्र को इस तरह से बनाना कि वो चरित्र जो है उनका आगे जा करके और हमारे देश के लिए भी काम आ सके। क्योंकि अगर बचपन से ही उनमें सत्य बोलने की, अनुशासन में रहने की, देशभक्ति की इस तरह की भावनाएं आ जाएंगी तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के लिए भी काम आएंगे। तो चरित्रवान बनाने की कोशिश भी इसमें विद्यालय स्तर से ही की जानी चाहिए। सहन शक्ति को बढ़ाने में सहायक, आज के समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बालकों में, युवा में, सभी में सहन शक्ति का जो है कमी देखने को मिल रही है, तुरंत से गुस्सा आ जाना, और इसीलिए आपने देखा होगा आत्महत्याएं जैसी चीजें भी आजकल बहुत देखने को मिल रही है, जो बहुत ही दुखद है। आज अगर बालक थोड़ी सी भी हार का सामना कर लेता है तो अपने आप के जीवन को समाप्त कर देता है, जो बहुत दुखद है। क्योंकि अगर आज हम हारते हैं तो कल हमारे सामने जीत की संभावना जरूर होती है। इस तरह की सहन शक्ति जो कम हो गई है, हार का सामना करने की जो सहन शक्ति कम हो गई है, इससे बालकों को कहीं ना कहीं एक तरह से कह रहे हैं बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सहन शक्ति बढ़ेगी तो हम हार का सामना करते हुए एक न एक दिन जीत को प्राप्त कर ही लेंगे। इस तरह की कोशिश की जा रही है और की जानी भी चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, अच्छा व्यक्तित्व क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें सारे गुण हों, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, सभी पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक अच्छे नेतृत्व का निर्माण हो, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, और ऐसा इसमें कोशिश की जाती है।
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा शिक्षण का जो महत्व है वो कम नहीं है, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा अ, जो है वो शिक्षकों को एक तरह से दी जा रही है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण जो ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है वहीं से शिक्षकों का निर्माण होता है। जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के जो आज छात्र हैं वो कल के शिक्षक हैं, तो इसीलिए शारीरिक शिक्षा यहाँ पर अगर दी जाती है तो उसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहीं से शिक्षक तैयार हो रहे हैं। अगर उन्हें यहीं पे ये शिक्षा दे दी जाए तो आगे जाके जो विद्यालयों में उनके विद्यार्थी होंगे उनको भी वे आगे जाके इसकी शिक्षा दे सकेंगे। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है, इसे बौद्धिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त है। श्री H.C. बक कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का वह भाग है जिसका संबंध शारीरिक व्यायाम द्वारा बच्चों के विकास, उन्नति व शिक्षा से है। ये शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपूर्ण बच्चे की शिक्षा है। इन शारीरिक क्रियाओं का चयन व क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाता है कि वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से बच्चे के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करे। तो H.C. बक महोदय जो कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का ही विभाग है, ये भी इसको सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का एक मतलब अभिन्न अंग मानते हैं, भाग मानते हैं, जिसका संबंध शारीरिक व्यायाम से तो है ही, बच्चों के विकास, उन्नति व शिक्षा से भी इसका संबंध है, और ये शारीरिक क्रियाएं संपूर्ण बच्चे की शिक्षा से भी संबंधित है। इन शारीरिक क्रियाओं का चयन और क्रियान्वयन ऐसे किया जाता है कि एक बालक का जो व्यक्तित्व है उसका संपूर्ण विकास किया जा सके, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, चाहे भावनात्मक स्तर पे हो और चाहे नैतिक स्तर पे हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा में सामान्य शिक्षा से इसका घनिष्ठ संबंध है, और शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण अंग भी है। ये जरूरी है कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को यथासंभव सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए विधिवत प्रशिक्षित किया जाए और शारीरिक शिक्षा का समन्वय सामान्य शिक्षा के साथ स्थापित किया जाए। इन शिक्षकों को अगर हमें एक तरह से प्रशिक्षित करना है तो इसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से ही लागू कर दिया जाना चाहिए, और इसीलिए ये 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में और बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी इसको एज ए कंपल्सरी पेपर सम्मिलित किया गया है। इसमें जो बिंदु आते हैं कि इसमें इसका क्या महत्व है, उसमें आता है कि कौशल एवं योग्यताओं का विकास, यानी जो शिक्षक है उनमें कौशलों, इस तरह की शारीरिक क्रियाओं से संबंधित कौशलों और इस तरह की योग्यताओं का विकास करना, ताकि आज वो खुद सीख सके और आगे जाके अपने छात्रों को समझा सकें। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी इसमें आ जाता है, जो अगला बिंदु है कि व्यक्तित्व का विकास पूरी शिक्षा का ही महत्वपूर्ण उद्देश्य कह लीजिए, लक्ष्य कह लीजिए, उपयोगिता कह लीजिए या महत्व कह लीजिए, ये है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ पर भी जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनमें भी ये प्रयास किया जाता है कि जो एक आज का यहाँ का विद्यार्थी है वो कल का शिक्षक है, तो उसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाए। अगला बिंदु है शारीरिक कुशलता का विकास। शारीरिक कुशलता में आ जाता है कि शारीरिक तौर पर वे स्वयं स्वस्थ हों, अपना जो कार्य है उसको कुशलता पूर्वक कर सके, उसकी जो भूमिका जीवन में उसे जब भी मिले अलग अलग भूमिका वो अदा करेगा, उन सभी भूमिकाओं को कुशलता पूर्वक उनका निर्वाह करे, इस तरह का कोशिश इसमें की जाती है। इसलिए इसे शारीरिक शिक्षा को शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसे इसमें सम्मिलित किया गया है। व्यवहारिक ज्ञान का विकास, सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी इसमें जोर दिया जाता है, और इसी तरह की प्रतियोगिताएं, इस तरह के आयोजन बच्चों को से करवाए जाते हैं ताकि आगे जाकर जब वो विद्यालय में शिक्षक बने तो अपने छात्रों से भी वो इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान उनको दे सके और उन्हें व्यवहारिकता के स्तर पर ला सके। अगला है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास की बात है तो लोक नृत्य, लोक संगीत, छोटे छोटे खेल, जिम्नास्टिक्स, हम यौगिक क्रियाएं या हमारी जो पुरातन संस्कृति से चली आ रही परंपराएं हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, और इस तरह से हमारी संस्कृति जो पहले से चली आ रही है उसको हमें अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो सांस्कृतिक विकास का भी इसमें
प्रयास किया जाता है। अगला बिंदु आता है मानसिक स्वास्थ्य का विकास। हम शुरू से ही बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शारीरिक क्रिया के साथ साथ जो यौगिक क्रियाएं कराई जाती हैं, जो योग कराया जाता है, जो आसन कराए जाते हैं, जो प्राणायाम कराया जाता है, जो ध्यान कराया जाता है, जो खेल खिलाए जाते हैं, जो लोकगीत और लोक संगीत करवाया जाता है, जो जिम्नास्टिक्स करवाई जाती है, अन्य जो शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, जो छोटे छोटे खेल खिलवाए जाते हैं, इनसे बालक का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक तौर पर वो स्वस्थ भी होता जाता है। अगला जो बिंदु है इसमें जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की बात चल रही थी, उनमें शारीरिक शिक्षा पेपर की महत्व की जो बात चल रही थी, उसमें अगला बिंदु है कि वांछनीय आदतों का विकास। कि वांछनीय आदतें जो एक बालक में होनी चाहिए, वह हम शिक्षक में यहाँ से डाल देते हैं। शिक्षक आगे जाके जब विद्यालयों में अपने बालक उनके होंगे, उनमें उन वांछनीय आदतों का विकास करेंगे। इसलिए इस जो शारीरिक शिक्षा ये पेपर है, इसका शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बहुत ही महत्व है। तो हमने बच्चों ये यहाँ पर देखा शारीरिक शिक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे सामने थे, कि उनका अर्थ, उसके उद्देश्य, ब्लूम के अनुसार उनके लक्ष्य, उसकी महत्व, और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में इसका महत्व, शारीरिक शिक्षा जो है इसके क्षेत्र, इन सब पर हमने नज़र डाली। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसमें जो अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप जब ये पूरा वीडियो देखें तो उसके बाद इस अभ्यास कार्य को करने का भी कोशिश करें। धन्यवाद।